मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या अपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफे दे सकती है? ये वो सवाल है जो अपोजिशन से पूछा जा रहा है और इस पर अपोजिशन ने आने वाले दिनों में फैसला भी करना है। अपोजिशन की 11 जमातों ने जब हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज किया तो उस वक्त ये कहा गया था कि जलसों के बाद अगर हुकूमत नहीं जाती तो इंतहाई इकदामात भी उठाए जा सकते हैं, जिनमें असेंबलियों से इस्तीफे और लॉन्ग मार्च के ऑप्शन शामिल हैं। ये जो तहरीक है अब तीसरे महीने में दाखिल हो रही है। 5 जलसे किए जा चुके हैं। लाहौर का जलसा छठा और शेड्यूल के मुताबिक तो आखिरी जलसा होगा। इसके बाद पीडीएम क्या करेगी? पीडीएम के कायदीन का जो एक अहम इजलास है वो 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में होना है, जिसमें आगे के लाहे अमल के हवाले से गौर और अहम फैसले किए जाएंगे। अपोजिशन के जो अहम रहनुमा है उनके मुताबिक असेंबलियों से इस्तीफे का ऑप्शन उनके पास मौजूद है। इस निज़ाम के खिलाफ हम भरपूर तरीके से एहतजाज करने को तैयार है। हमारा एपीसी का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने है, जिसमें हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन और इस्तीफों के ऑप्शन दोनों मौजूद है। हम सब जेल जाने को भी तैयार है, इनके झूठे इल्जामात को भुगतने भी तैयार है। ये हम इस किस्म की कठपुतली निज़ाम से ना माजी में डरे हैं ना आज डरेंगे। नहीं, इस्तीफे जो है किसी भी तहरीक में इस्तीफे देना भी एक ऑप्शन होती है, लेकिन आम तौर पे ये समझा जाता है कि जब सड़क गर्म हो तो फिर जो है वो इस्तीफे देना मुनासिब होते हैं। तो सड़क गर्म कर रहे हैं, तो जैसे गर्म होगी इंशाल्लाह इस्तीफे भी दे देंगे। रोजनामा डॉन की आज की खबर के मुताबिक पैरोल खत्म होने से पहले मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें जराये के मुताबिक मरीम नवाज ने इस्तीफों से मुतालिक जारहाना रवैया अपनाने पर जोर दिया और कहा कि लाहौर के जलसे में इस ऑप्शन के इस्तेमाल का जो है वो ऐलान होना चाहिए। शहबाज शरीफ जो पहले नेशनल डायलॉग की बात कर चुके हैं, उन्होंने फैसले में किसी जल्दबाजी से इज्तनाब पर जोर दिया। अब इस्तीफों वाले ऑप्शन पर अभी तक पीपल्स पार्टी और जेयूआई जो कि पीडीएम के एक अहम रुकन है, उनकी तरफ से अभी तक कोई वाज़े इशारे नहीं आ रहे। खबर यह भी है कि लाहौर जलसे से पहले मरीम नवाज 7 और 10 दिसंबर को लाहौर में रैलियों की क़यादत भी करेंगी। इस्तीफों का ऑप्शन सेनेट के इंतखाबात के इनेकाद पर सवाल खड़े कर सकता है। अपोजिशन के इस्तीफों की बात जब उनकी तरफ से की जाती है तो वजीर आजम इमरान खान और हुकूमती वज़रा ये कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन ने ऐसा किया तो वो दोबारा इन हलकों में इंतखाबात करवा देंगे। अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर लिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने आप आज इस्तीफे दें। हम मुंतजिर हैं, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। अब याद रहे कि 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने धरने के दौरान 18 अगस्त को कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन ये इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए थे। इस्तीफों के साथ तहरीक इंसाफ का 126 दिन का धरना भी चला, लेकिन हुकूमत नहीं गई। तो 30 मार्च 2015 को तहरीक इंसाफ ने फिर से कौमी असम्बली में वापस आने का फैसला किया था। क्या पीडीएम जमातें पार्लियामान से इस्तीफों का फैसला करेंगी? अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा और हुकूमती रद्दअमल क्या होगा? इस पर हमारे आज के प्रोग्राम की डिबेट है। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा दूं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से आज मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात शिबली फराज साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर डिबेट का आगाज करेंगे कि क्या अपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफे देगी या नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन इस्तीफे दे सकती है या नहीं, इस पर हमारी आज की डिबेट। और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और सेनेटर शिबली फराज साहब जो कि वफाकी वजीर हैं इत्तलात और नशियात की। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मुसद्दिक साहब मैं आपसे इस डिबेट का आगाज करूंगा। सर 5 जलसे आप लोगों के हो चुके हैं, ये छठा आप लाहौर में करने जा रहे हैं, क्या बात इस्तीफों तक आ गई है? देखिए इस्तीफों तक जा सकती है बात,
क्योंकि आप अभी पूछ रहे थे कि क्या करेगी ऑपोजिशन। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि ऑपोजिशन क्या कर सकती है, नॉट क्या करेगी। वो तो जो फैसले होते जाएंगे, जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी फैसले होते रहेंगे, क्योंकि पीडीएम है, 11 जमातों का इल्हाक है, इस वजह से तमाम फैसले जो हैं वो मिलजुल के होंगे। लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो एज ऑप्शंस बिल्कुल हमारे सामने है। एक ये है कि इसके बाद एक लॉन्ग मार्च की जाए और इस्लामाबाद में आके धरना दिया जाए, ये एक ऑप्शन है जो हमारे सामने है। दूसरा ये है कि अगर उसके बावजूद हुकूमत ये बोझ उठाने को जो अवाम हुकूमत पे डाल रही है तैयार नहीं है, तो फिर उसके बाद हम इस्तीफे दें। अच्छा, और अभी मैं आप क्लिप चला रहे थे तो उसमें मैंने देखा कि वो खान साहब कह रहे थे कि बिल्कुल दें, और शिबली भाई भी जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद है उन्होंने भी कहा कल की आज दें। ये ठीक है बात इनकी, क्योंकि देखिए बात यह है कि हम इस्तीफे देने का मकसद क्या होता है। इस्तीफे देने का मकसद जो होता है ना वो होता है क्वेश्चन करना लेजिटिमेसी हुकूमत की। ठीक है, बुनियादी तौर पे कोई भी हुकूमत जो है वो दुनिया में बगैर लेजिटिमेसी के नहीं चल सकती। तो अगर एक हुकूमत ऐसी है जहां पे सब लोग जा चुके हैं और अकेला मिर्जा यार जो है वो गलियों में फिर रहा है और वो चाहते हैं कि बस ठीक है हम ही हम पहले भी धौंस धांधली के जरिए इसी तरह हुकूमत चला रहे थे, ऑर्डिनेंसेस के जरिए और लोगों को उनकी वीडियोस दिखा के नैब के मुकदमे करके हमने आइन साजी और कानून साजी भी ऐसे ही की है और जॉइंट सेशन के अंदर भी लोग हमने इसी तरह बिठाए। तो हम तो पहले भी ऐसे ही चला रहे थे हुकूमत। आप कह रहे हैं लेजिटिमेसी जो है वो खत्म हो जाएगी अगर ऑप्शन। देखिए अगर आप मुझे बताइए, जमहूरियत का मकसद ये होता है कि तमाम पार्टी टेबल पे बैठें और जो वजीर आजम हो वो पीटीआई के वजीर आजम ना हो, मुल्क का वजीर आजम समझ के सामने है। यानी एक वजीर आजम जो ऑपोजिशन को लेकर साथ चल ही नहीं सकते, ऑपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है, ऑपोजिशन से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, ऑपोजिशन के साथ मिलकर आइन साजी करने को तैयार नहीं। यानी जिस दिन स्पीकर साहब ने कोरोना वायरस पे मीटिंग बुलाई जिस पे हम नहीं शरीक हुए, उसी दिन वजीर आजम ने तकरीर करके कहा कि ये मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं। इसका मतलब है जो भी वहां पे जाके बात करे वो एनआरओ मांग रहे हैं। और जो एनआरओ नहीं मांगना चाहता वो बिल्कुल इनके साथ बात ना करे। तो जब पार्लियामान के रास्ते बंद हो गए, दूसरा रास्ता वो आपने देखा कि जब कश्मीर वाली जंग हुई, अब आप कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी हुकूमत जिसके गुमान में ऑपोजिशन का दबाना मकसद हो, ऑपोजिशन की पार्टिसिपेशन मकसद ही ना हो, वो पार्लियामान की लेजिटिमेसी को तो वैसे ही अंडरमाइन करती है। सर यही इधर लेजिटिमेसी वाला सवाल ये शिबली फराज साहब के सामने रख दें। शिबली फराज साहब, क्या वाकई हुकूमत की लेजिटिमेसी पर जो है वो फर्क पड़ेगा अगर ऑपोजिशन इस्तीफों का फैसला कर लेती है? देखें, लेजिटिमेसी इनकी पार्टी की है जिनके अक्सर लीडरान, जिसमें के मोहतरम इसहाक डार साहब, जिसमें के मोहतरम नवाज शरीफ साहब, वो अदालतों से मफरूर हुए हैं और गदार गैर में बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अगर लेजिटिमेसी यही है तो फिर ये लेजिटिमेट है। और लेजिटिमेसी अगर ये है हम कानून के तहत इनको कानून के कटहरे में तलब करना चाहते हैं जिससे कि ये भाग जाते हैं, तो फिर ये लेजिटिमेसी होगी। बात ये है कि जी इनके पास ये लफ्ज इस्तेमाल करना ऐसे ही है जैसे कि एक शख्स जो के पकड़ा गया है विद हिज हैंड्स इन द टिल और वो बात कर रहा है मोरालिटी की, वो बात कर रहा है कानून की, वो बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की। इन्हें तो देखिए जी, पहले भी हम हमेशा अकेले थे। ये जो है तादाद से नहीं होता, ये उस स्टैंड पे होता है, उस मॉरल हाई ग्राउंड की बात होती है जिसमें कि कोई भी शख्स, चाहे वो इंफरादी सतह पे हो या वो इज्तिमाई सतह पे हो, मुआशरा, जिस मुआशरे में अगर लोग अपने आप को कानून से बालातर समझे, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कानून एक हो और जो गरीब अवाम है और जो कॉमनर्स है उनके लिए कानून का पैमाना दूसरा हो, तो हम लेजिटिमेट नहीं है, ये लेजिटिमेट है। अगर तो इन्होंने ये कहना है कि हम कानून को डिफाइन करेंगे, हम जज को डिफाइन करेंगे कि वो सही फैसला दे रहा है कि नहीं दे रहा, हम इलेक्शंस को वो इलेक्शन मानेंगे जो कि हमारे फेवर में हो, तो फिर ठीक है, फिर लेजिटिमेसी की बात कर लें। ये ऐसी मुनाफिकत, ऐसा डबल स्टैंडर्ड्स। मगर सर ये जो बात अगर पार्लियामान की होती है, अगर मैं इसको एक पॉलिटिकल सिस्टम तक जो है वो रखूं, मेरी जरा गुजारिश सुनिएगा। आप लोगों का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम दोबारा इलेक्शन करा देंगे, आप भी कह चुके हैं, खान साहब भी कह चुके हैं,
तो क्या फिर भी आपको लगता है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी रहेगी अगर ये इस्तीफे दे देते हैं, आप दोबारा इलेक्शन करा देते हैं, नए लोग भी आ जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम पर? मैं जवाब देता हूँ जी। आप ये सवाल मुझसे पूछे, आप ये सवाल मुसद्दिक मलिक साहब से पूछे कि आया वो नताइज भी उसको ये कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, या वो नताइज वही कबूल करेंगे जो कि इनकी मर्जी के मुताबिक हो, वो इलेक्शन हो जिसमें कि शायद खाकान अब्बासी अपनी आबाई सीट हार जाए और उधर से जाके लाहौर से जीत जाए, तो वो जो इलेक्शन जो अपना हारा था वो ठीक नहीं था, और जो वो लाहौर में जीत गए वो ठीक था। मौलाना फजल रहमान का बेटा अगर जीत जाए तो वो इलेक्शन ठीक है, और अगर वो खुद हार जाए उसी इलेक्शन में तो इलेक्शन धांधली ज़दा है। फिर दूसरी बात कि ये 2 साल तक सत्तू पी के सोए हुए थे, कहां पे थे ये लोग? कितनी इन्होंने पिटिशंस दर्ज कराई इलेक्शन कमीशन के पास, कितनों को परसू किया? हमने तो ज्यादा किए इनसे इलेक्शन पिटिशंस। तो ये किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जो इसहाक डार ने जो इंटरव्यू दिया है उससे तो ये बिल्कुल इनका वो एक सैंपल था। इसहाक डार इनकी पार्टी का एक सैंपल था कि ये आपको जिस तरह आप खरबूजा खाते हैं ना तो आपको काट के बताते हैं कि जी ये इतना मीठा है, ये इतना कड़वा है। इसहाक डार का इंटरव्यू वही थी जिसमें बताया गया कि ये आप इनको खोले, ये से बदबूदार लोग हैं। अच्छा, मुझे जरा 2 मिनट दें। आपके दो चीजें मेरा ख्याल है यहाँ पर जो सवाल आपने डॉक्टर साहब के लिए रखे हैं सर। 2 मिनट। नंबर 1, मेरे ख्याल है डिबेट में 2 चीजें, एक 2 साल तक क्या चैलेंज किया आपने लेजिटिमेसी का, और दूसरा क्या लेजिटिमेसी ये है कि जहां पर आप जीते हैं वहां जो है वो लेजिटिमेट है और जहां आप हारे हैं वहां पर जो है वो लेजिटिमेट नहीं है? देखिए, पहले तो मैं ये तहरीक के हवाले से बड़ा क्रिटिसिज्म सेनेटर साहब ने दिया है, मैं जरा आपको वो बता देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, देखिए, अगर 4.5 महीने पीटीआई रेड जोन के अंदर धरना देती है तो वो आईनी है, वो लेजिटिमेट है। इन्होंने अभी दिया था और कहा ये बाकायदा कि हमारा आईनी हक है, और मीडिया ने भी कहा कि रोज दिखाया, 4:30 बजे से लेके 11 बजे तक दिखाया कि चल रहा है धरना और म्यूजिक भी चल रहा है और लोग शोर मचा रहे हैं। ठीक है जी, इनका हक था। क्रेन लगा के पार्लिमान की दीवारें तोड़ के पार्लिमान पे कब्जा किया, सबने कहा कि ये इनका हक है। एसएसपी साहब का सर फोड़ा, उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी, मार के उनको सड़कों पे घसीटा, कैमरे चल रहे थे जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, बोला हमारा आईनी हक है। पीटीवी के ऊपर कब्जा किया, वहां पे जैसे बाहर से आने वाले मुल्क की अफवाज कब्जा करके विक्ट्री के निशान बनाती हैं, जब किसी मुल्क के टेलीविजन स्टेशन पे सबसे पहले कब्जा किया जाता है, वो किया और कहा हमारा आईनी हक है। फिर आपको याद होगा एक टेप चली थी जिसमें एक दूसरे को पीटीवी पे कब्जे पे मुबारकबाद दे रहे थे सदर साहब और वजीर आजम साहब, वो टेप आपके सामने, वो भी इनका आईनी हक था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने बाथरूम बनाए, कब्रें खोदी, वहां पे शलवारें टांगी और सुप्रीम कोर्ट के जज कच्चे रास्ते से आए, सबने कहा इनका आईनी हक है। हमने कहा ठीक है जी। सेक्रेटेरिएट का घेराव किया, 3-4 दिन वफाकी हुकूमत को काम नहीं करने दिया, बोला हमारा हक है, हमारा आईनी हक है। अरे भाई, अगर ये सब आपका आईनी हक है तो आपको क्या मसला हो रहा है हमारे एहतजाज से? ये तहरीक वाली बात होगी। ये हक जो है वन साइडेड लेजिटिमेसी वाला। अब 2 साल तक क्या चैलेंज किया और फिर क्या पिक एंड चूज करेंगे कि जहां पर आप जीते हैं वहां पर लेजिटिमेट है, जहां पर नहीं जीते वहां पर इलेजिटिमेट है? देखिए यार, बात ये है कि ट्रांसमिशन सिस्टम के 2 सिस्टम थे इलेक्शन रिजल्ट्स की रात को ट्रांसमिट होने के। क्या हुस्न इत्तफाक है, और आज वो कह रहे हैं सारा इलेक्ट्रॉनिक कर दें, क्योंकि तसल्ली नहीं हुई उस दिन। यानी पिछले इलेक्शन में रात को 8 बजे बंद किया ट्रांसमिशन का सिस्टम, ताकि कोई वोट का रिजल्ट जो है वो बाहर ना जा सके, और सुबह 4 बजे तक दोनों ट्रांसमिशन सिस्टम बिठाई रखे और अपनी मर्जी के रिजल्ट लिखते रहे। अब अगर आप समझते हैं कि ये एक फेयर इलेक्शन की निशानदेही करता है कि वो तरीकाकार जिसके जरिए इलेक्शन रिजल्ट्स ट्रांसमिट होने हैं उसको बंद कर दिया जाए, तो ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा, अगर ऐसे इलेक्शन पहले भी होते रहे पाकिस्तान में, करवाते चले जाएं जब तक आपका जीत। सवाल ये था कि अब अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उनके नतायज आप मानेंगे? दोबारा तो इलेक्शन अगर हम बिलफर्ज अगर छोड़ के जाते हैं असेंबली, तो दोबारा तो ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई होगा, ये आपस में करें, एक बना लें, नून लीग नहीं आएगी। देखिए, अगर ये भी फैसला करना, ये भी फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन अगर एहतजाजन इस्तीफे दे रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं ना भाईजान, आप वो क्या है पंजाबी का कि हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा नित बले। अच्छा,
वो कुत्ती मरे फकीर दी चौं चौं नित करे, 2-4 मरण गवांडना ते रेंदियां नु ताप चढ़े, ते गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। तो मिर्जा यार साहब फिरे, दोनों तरफ बैठे, दोनों तरफ असेंबली के मेरे भाई बैठे और खुद ही फैसले करें। पहले भी तो ऑर्डिनेंसेस के जरिए चला रहे हैं ना हुकूमत, तो चलाएं भाई खुश होके। दो बगैर ऑर्डिनेंसेस के अंदर ही बैठे एक दूसरे से डिबेट करें। वो कहेगा आपसे ज्यादा शानदार, वो कहेगा आपकी इक्तिसादी पॉलिसी, वो कहेगा आपकी मुआशी पॉलिसी, वो कहेगा जी आपने जिस तरह मीडिया को सीधा किया है इससे बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर तो हुकूमत तो चलाएं फिर उस तरह हुकूमत। लोगों को नजर तो आए ना, ये जो ढोंग रचा रखा है कि एक पार्लिमान है उसमें ऑपोजिशन है जिसपे नवाज शरीफ को कैद, शहबाज शरीफ को कैद, मरियम को कैद, हमजा को कैद, शाहिद अब्बासी को कैद, एहसन इकबाल को कैद, राना सनाउल्लाह को डाल के कैद, मिफ्ता इस्माइल को कैद, साद रफीक को कैद, सलमान रफीक को कैद, जो आवाज उठाता है उसको कैद कर देते हैं। तो भाई खुल के ही सामने आए एक ही दफा, आप अकेले चलाएं असेंबलियां, मजा करें, ठाट करें, तारीफें एक दूसरे की किया करें। ये जो ऑपोजिशन की तकरार होती है पॉलिसी पे, आप क्यों वो तकरार करें? फराज साहब, क्या वाकई पार्लिमान की जो है वो अहमियत ही खत्म हो गई है और फिर आप लोगों को ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं है? देखें, पहली बात तो यह ना, मैं आपने इनसे सवाल पूछा जो कि मेरा सवाल था कि 2 साल ये सत्तू पी के लड़े, ये 2 साल में मैं आपको बताता हूं कि ये क्या कर रहे थे, ये अभी इनको क्या ख्याल है। ये वो 2 साल अच्छा पूरी कोशिश में लगे रहे कि एनआरओ, ये कहने लगे एनआरओ ताकि कोई बात ना हो सके। हाँ करें जी करें सबसे बात करने दे। अब ये जिक्र कर रहे थे, सवाल आपने कुछ पूछा और ये इधर उधर वो नज़्में सुनाने लगे, पता नहीं क्या वो किधर की वो शायरी है, पता नहीं। मैं इनसे ये पूछता हूं कि ये जो पीटीवी की और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि लोगों की मेमोरीज इतनी वो है बेहिस है जिस तरह की आपकी है? मॉडल टाउन में किसने वो उस पे एक वो करने के लिए, एक प्रोटेस्ट करने के लिए किसने गोलियां चलाई? खवातीन पे किसने गोलियां, उनके मुंह पे, प्रेग्नेंट औरतों पे किसने गोलियां चलाई? वो एजाज आपको हासिल है मुसद्दिक मलिक साहब। आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, ये एजाज आपके पास है मुसद्दिक मलिक साहब। आपने नजम सेठी को डंडे मारे, आपने उसको पीटा, ये एजाज आपके पास है मुसद्दिक मलिक। ये जो मुल्क में आपने एक लाकानूनियत का, आपने जो ये 2 निजाम बनाए जिसमें कि आपने अपने बादशाह, जो कि अपने आप को बादशाह समझता था नवाज शरीफ, उसमें आपने दरबारियों का कल्चर फरोग दिया। मुसद्दिक मलिक साहब, ये आपका एजाज है। आपने इस मुल्क में कभी जमहूरी काम तो किए नहीं, आप तो बनना चाहते थे अमीरुल मोमिनीन, आप तो डेमोक्रेसी में कभी इंटरेस्ट रही नहीं है। टेलीफोन कॉल्स है उनकी, 11 साल आप लोगों ने और 30 साल पंजाब, 40 साल पंजाब को शामिल कर लें, आपकी हुकूमतें रही हैं। क्या वहां पे दूध की और वो शहद की नहरें बह रही हैं? ये मुल्क अगर इतना पसमानदा है, इसमें जो अगर हेल्थ केयर सिस्टम इतना डिस्ट्रॉयड है, इसमें अगर एजुकेशन इतनी खराब है, इसमें अगर इदारे काम नहीं कर रहे, इसमें अगर इंसाफ की क्यों नहीं है, ये इसके जिम्मेदार कौन है? 2 साल में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ ने किया है ये। चले, ये सर आपका उसका जवाब आ गया, मगर क्या आप लोगों को ऑपोजिशन की जरूरत है? क्या हुकूमत समझती है ऑपोजिशन बोलाना है? जी सर, जी बोले। मैं ये सवाल वो कर रहा था कि ये चले आपने उसका जवाब दे दिया, मगर जो क्या आप समझते हैं कि आपको ऑपोजिशन की जरूरत है इस सिस्टम के अंदर? देखिए, मैं उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को दोहराऊंगा। वो सिस्टम जिसमें ऑपोजिशन का काम होता है कि वो मुल्क की मफादात के लिए काम करे, लेकिन अगर एक ऑपोजिशन जाती मफादात के लिए काम करती है, जिसमें उसका थ्रू आउट अगर आप रिकॉर्ड निकाल दें 2 साल की असेंबली की या सेनेट की प्रोसीडिंग्स का, उसमें इनका 2 इश्यूज थे। एक था कि प्रोडक्शन ऑर्डर, कि उस बहाने ये जेल से निकल आके और असेंबली में बैठे, इन्होंने बॉयकॉट्स किए, इन्होंने असेंबली को एक उखड़ा बनाया, असेंबली के माहौल को खराब किया। सेनेट के माहौल जो कि एक हमेशा ट्रेडिशनली एक बड़ा बावकार होता था, इन्होंने अपनी हरकतों से उसको भी मछली बाजार बना दिया। इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, डेमोक्रेसी इनके मफादात के टोटली खिलाफ जाती है।
अपोजिशन में अगर मॉरल स्ट्रेंथ हो, वो आप अगर यूरोप या इस मुल्कों में जिसमें कि मुस्तफिक मलिक साहब रह के आए हैं, अगर किसी पे सिर्फ करप्शन का चार्ज भी हो, उसको टीवी तो क्या कि पार्लियामेंट में भी उसको अलाउ नहीं किया जा सकते वो मेंबर हो। आपने कई मिसालें देखी हैं, आपने कोरिया का प्रेसिडेंट, आपने ब्राजील का प्रेसिडेंट, आपने और कितने ममालिक, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैसे कितने एमपीएस थे, जेफरी आर्चर जैसा बंदा, कितना बड़ा लिखारी आदमी छोटे से झूठ पे उसको लिया गया कि आप जो इखलाकियात है, आप समझते हैं जो इंसाफ है वो आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, ऐसे हो नहीं सकता। पॉइंट बीइंग कि आपको वो अपोजिशन नहीं चाहिए जो प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा करती है, जो एनआरओ का मुतालबा करती है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक के बाद जरा इस चीज का जवाब दीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन वो चाहिए जो यूरोप में जो मुआशरों में होती है, ये वाली ऑपोजिशन नहीं चाहिए जो आप लोगों की है। इस बात आकर पूछते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है कि पीडीएम का आगे का लाहेमल क्या है, इस्तीफों की बात, जो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं। डॉक्टर मुस्तफिक मलिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले शिबली फराज साहब ने कहा कि ये जो ऑपोजिशन है ये तो प्रोडक्शन ऑर्डर मांगती है और ये एनआरओ मांगने वाली ऑपोजिशन है, तो ऐसी ऑपोजिशन का उन्होंने क्या करना है? असल में जी उनको चाहिए स्वीडन की ऑपोजिशन, जहां के वजीर आजम साहब अपने आपको प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, मुल्क में जंग हो जाए वो ऑपोजिशन से बात नहीं करते। कश्मीर पे जंग लगी, उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भेज दिया। कोई आईनी हमारे सामने मसला आ जाए, मसलन आपने देखा जैसे गिलगित बल्तिस्तान का मसला आया, जिसके असरात जो है डायरेक्टली पड़ेंगे कश्मीर के ऊपर, उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भेज दिया। अगर कोरोना पे बात करनी तो स्पीकर साहब आ जाते हैं। तो वजीर आजम साहब का काम क्या है? ये कौन से मुल्क के वजीर आजम हैं? ये सिर्फ पीटीआई के वजीर आजम हैं? ये स्वीडन के वजीर आजम हैं? ये किस चीज के वजीर आजम हैं? इनको ऑपोजिशन वो चाहिए जिसके अंदर बैठे हों जी वर्ल्ड बैंक के लोग आए हुए, आईएमएफ के लोग, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आईएमएफ के लोग आए हों। इनको ऐसी ऑपोजिशन चाहिए जो इन्हीं के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज तजवीज करे जिससे लोगों की कमर टूट जाए। पहले वो बर्बाद करके आए मिस्र की इकोनॉमी, फिर उनको लाके पाकिस्तान में लगाया जाए आला अफसर के तौर पे कि पाकिस्तान का भी उसी तरह जनाजा निकाला जाए। इनको ऑपोजिशन उस तरह की चाहिए जिस तरह का इन्होंने आईएमएफ से पैकेज नेगोशिएट किया कि एक तरफ आईएमएफ बैठ जाए, दूसरी तरफ आईएमएफ बैठ जाए, दोनों तरफ आईएमएफ बैठ जाए, फिर वो बैठ के फैसला कर ले, फिर वो बताए कि बिजली का बिल 100 गुना बढ़ाना है, गैस का बिल 300 गुना बढ़ाना है। इस तरह की ऑपोजिशन चाहिए जो कि यस मिनिस्टर, यस प्राइम मिनिस्टर। अब मैं आपको बताता हूं, नहीं सर, नहीं, अच्छा, एक मिनट से कम। अच्छा चले, किस किस्म की ऑपोजिशन नहीं चाहिए? ऐसी ऑपोजिशन नहीं चाहिए जो 14,000 मेगावाट की बिजली लगा दे इस मुल्क में, नहीं चाहिए। ऐसी ऑपोजिशन नहीं चाहिए जो 1.4 बिलियन क्यूबिक फुट की गैस जो है उसके प्लांट लगा दे ताकि लोगों को गैस मिले। ऐसी नहीं चाहिए। ऐसी ऑपोजिशन नहीं चाहिए जो सीपैक के जरिए $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करवा दे। ऐसी ऑपोजिशन नहीं चाहिए जो दानिश स्कूल बनाए। ऐसी ऑपोजिशन नहीं चाहिए जो हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन की मशीन लगा दे। ऐसी ऑपोजिशन नहीं चाहिए जो 1000 किलोमीटर की मोटरवे बना दे, 7000 किलोमीटर की सड़कें बना दे। ऐसी ऑपोजिशन नहीं चाहिए जो फार्म टू मार्केट की रोड्स बनाए, जिसका नाम था वो पक्कियां सड़कें सौखे पेंडे, ताकि लोग अपनी फसल लाके बेच सकें। ऐसी नहीं सर ऑपोजिशन चाहिए। और मॉडल टाउन का मेरे भाई ने जिक्र किया, मेरे भाई ने जिक्र किया, 2.5 साल हो गए हैं ना, तो क्या किया मॉडल टाउन का? अब तो हमारी हुक्मरानी नहीं है, क्या किया है? कौन से लोगों को 5000 साल सजा करवाई है जो ये बातें करते हैं अपनी हुक्मरानी में? जरा बताएं ना, कौन सी नई इन्वेस्टिगेशन आगे आई है जो मॉडल टाउन? अब तो हमें इनसे पूछना चाहिए कि भाईजान मॉडल टाउन का की था जे। अच्छा, बट उस पे आते हैं, बट लेट मी जस्ट इस डिबेट को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ये जो आप लोगों का जो है वो पीडीएम, आप समझते हैं कि अभी तक जो 5 जलसे किए हैं उससे फर्क पड़ा है, चीजें तब्दील हुई हैं? क्योंकि ये जलसों का पहला मरहला तो आपका खत्म हो रहा है ना, ये 13 दिसंबर जो शेड्यूल के मुताबिक था। तो क्या आप किस तरह से एसेस करते हैं कि इन 5 महीनों में पीडीएम के जलसों से क्या फर्क पड़ा? रहमान साहब, अगर तो आप आइन कानून को मानते हैं इस मुल्क के, और आप समझते हैं कि लोग जो वोट लेकर आए हुए हैं उनके ऊपर वोट का बोझ है, तो वो जो औरतें जो रोती हैं कच्ची आबादी में, मैं अवामी बस्ती के अंदर था 3-4 दिन पहले, खवातीन आंसुओं से रो रही थी। वो जो औरतें रो रही हैं जिनके घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, वो जो लोग इधर उधर से पैसे मांग रहे हैं कि बिजली का बिल 4000 7,000 कच्ची आबादियों में लोगों की आ गया है, उसका बोझ कौन उठाएगा?
क्यों नहीं हम वो आवाज लेकर बाहर निकलेंगे? और आप क्यों ये समझते हैं कि आवाम की आवाज जब सड़कों पे आएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों ये समझते हैं? अच्छा, आप क्यों समझते हैं कि हम तो ये आवाज उठाई रखेंगे? जब तक इस मुल्क के अंदर पिछले साल 100% थी खाने पीने की चीजों में महंगाई की शरह गांव के अंदर 100%, 93% थी। इस साल जो है 20-22%। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, इस मुल्क में जब तक महंगाई होती रहेगी, जब तक लोगों के घर नहीं पूरे पड़ेंगे, जब तक लोग बिजली का बिल दें तो गैस का ना दे सकें, गैस दें तो बच्चों की फीस ना दे सकें, बच्चों की फीस दें तो मां बाप की दवाएं ना ला सकें, 550% दवाएं महंगी हुई, 550%। पहले मुफ्त होता था या 1000 रुपए में होता था सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस, अब यहां पे 12 से 13,000 में हो रहा है। मगर आप मुझे बताएं, किस हुकूमत ने फैसला किया कि दवाई नहीं मुफ्त देनी? किस हुकूमत ने फैसला कि फर्क जो है वो पड़ा है जलसों से? जलसों से आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का मतलब यह है कि आप अवाम का मुकदमा लेके पार्लियामान में जाएं, अगर पार्लियामान में आपकी बात ना सुनी जाए तो पुरअमन तरीके से, जो हम कर रहे हैं पुरअमन तरीके से, कोई चीज नहीं की जो इन्होंने की थी, हम क्यों ना एहतजाज करें? ठीक है, मैं जरा शिबली फराज साहब के सामने, शिबली फराज साहब साथ हैं? मैं तो बिल्कुल हूं, अगर आपको याद रहे कि मैं जरा ब्रेक के बाद शिबली फराज साहब के सामने सवाल रखेंगे जो डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने उठाए हैं कि फिर ऑपोजिशन के निकलने का फायदा जो है वो हो रहा है, उनका ये कहना है। इस पर एक ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैं शिबली फराज साहब से पूछना चाह रहा था, जो सवाल उनके सामने रखना था, वो हमारा कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। शिबली फराज साहब, क्या फर्क पड़ा है जब से ये ऑपोजिशन ने जो है वो जलसे शुरू किए हैं? ये 5 जलसे हो गए, तकरीबन 2 महीने गुजर गए, तो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि बड़ा फर्क पड़ा है, अवाम की आवाज जो है वो लोगों तक जो है वो लेकर जा रहे हैं, और यही उनका काम है, यही ऑपोजिशन का काम है। देखें, और तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इससे हमारे रिजॉल्व में ज्यादा इजाफा हुआ है, हमारा रिजॉल्व ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो जंग है जो कि एक ऐसे तबके ने हम पे मुसल्लत किया गया था पाकिस्तान में, जिससे कि पाकिस्तान मुसलसल पीछे जा रहा था। वो मुल्क जो कि एक अपने पूरे एशिया में एक बड़ी ही ताकत रखता था, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क हो रहा था, लेकिन जब से कि इनकी हुकूमत आई और जबकि जाती मफादात को तरजीह दी गई मुल्क की मफादात पे, तो जाहिर है कि इस मुल्क ने पीछे जाना शुरू कर दिया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो एजेंडा इन्होंने उठाए हुए, जो कि मुझे भी नहीं पता और आई एम श्योर कि मेरे साथी मुसद्दिक मलिक को भी नहीं पता कि ये किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एहतजाज। अगर तो इनका मकसद ये है कि हुकूमत, तो वो नहीं कर। मैंने ये कहा है कि हमारे इरादे और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। दूसरी बात कि शायद इनकी गुफ्तगू जो कि मैं आपकी वन साइडेड सुन रहा था, वो यही था कि जो इकोनॉमी थी कि उसको वो कर दिया। तो मुझे आप ये बताएं, मुसद्दिक मलिक बड़े पढ़े लिखे आदमी है और जानते हैं, उनको है इन चीजों का इल्म, कि जब हमारी हुकूमत आई, और ये भी एग्री करते हैं कि हमें IMF जाना पड़ा। IMF आदमी क्यों जाता है? अस्पताल में आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं जब बीमार होते हैं, या आपको अच्छा होता है कि आप बीमार हैं, आपकी जो सेहत के जो वो हैं वो बताते हैं कि आपको जाना चाहिए अस्पताल। IMF इसीलिए जाया जाता है। तो ये ना कहें हमें ये कि ये इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी, तो अगर इस्तीफे आते हैं या लॉन्ग मार्च होता है जो दूसरी ऑप्शन है, तो आपको लगता है उससे भी, जलसों से तो आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आपका रिजॉल्व और ज्यादा बढ़ गया है, तो लॉन्ग मार्च या इस्तीफे से भी आप समझ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल कोई, पहले तो बात ये है कि इनमें इतनी जान नहीं है कि ये इस्तीफे दें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। अच्छा, इसमें इस वक्त तो 11 जो जमातें हैं ना, तो हर जमात, बाद जमातें तो ऐसी भी उनकी पार्लियामेंट में कोई प्रेजेंस है ही नहीं। जो पार्टीज हैं उनकी तादाद जो है वो, उनकी मुख्तलिफ उनके स्ट्रेटजीज हैं, मुख्तलिफ उनकी तरजीहात हैं, मुख्तलिफ उनकी इंटरेस्ट है। तो ये कहना कि अपोजिशन एक यकसां है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये धमकी दें, ये धमकी देते रहे, ये इस्तीफे नहीं देंगे। इनमें इतनी जान ही नहीं है, इनकी अपनी पार्टी। एक मिनट मुझे दीजिए डॉक्टर साहब, ये कुछ धरने का भी, लॉन्ग मार्च का भी, इस्तीफों का भी एक्सपीरियंस तो उनका है, तो उस वक्त जो है वो कुछ नहीं हुआ, तो क्यों आप समझते हैं कि आप अगर जलसे कर लेंगे, इस्तीफे दे देंगे या लॉन्ग मार्च कर लेंगे, तो उससे हुकूमत को जो है वो हिला देंगे?
देखें, आपके ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर जो एहतजाज किया जाता है अभी ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम के ऊपर, एक सफेद फाम आदमी का एक स्याह फाम आदमी के गर्दन पे रख के घुटना, उसका दम निकाल देने के ऊपर ना सिर्फ अमेरिका पूरा बाहर आ गया, पूरा यूरोप बाहर आ गया। तो आप मुझे ये बताइए कि जब एक शख्स की मौत जो इंडिकेट करती थी उस डिस्क्रिमिनेशन को, जो नस्ली बुनियाद पे हो रही थी वहां पे, उस पे इतनी बड़ी तहरीक चली है। तो यहां पे जब मैं जाता हूं, जब मैं खवातीन से मिलता हूं, मैंने आपको बताया मैंने एक बूढ़ी औरत को रोते देखा। तो आप मुझे बताएं इन आंसुओं का बोझ कौन उठाएगा? अच्छा। आप क्यों समझते हैं कि हमें ये एहतजाज बार बार जो आप ये सवाल पूछते हैं, मैं ये कहता हूं नहीं, देखिए ये मकसद है, मकसद देखें, शेप अप, शेप मैं बता रहा हूं, मकसद एंड गेम तो मैं बता रहा हूं मकसद, शेप अप और शिप आउट। अच्छा, जो काम आपको नहीं आता, अगर आपसे हुकूमत साजी नहीं होती, यानी इससे पहले भी IMF के से मुज़ाकरात हुए हैं, आप मुझे बताइए कब दोनों तरफ IMF बिठा के मुज़ाकरात किए गए हैं? यूनुस डागा साहब को कमरे से क्यों वजीर आज़म साहब ने निकाला? वो उस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस थे। मुझे बताएं, कोई हो सकता है कि मुल्क की मुज़ाकरात हो रहे हो, सामने IMF बैठी हो और आप अपने सेक्रेटरी को बाहर निकाल दें? क्यों निकाला जी? वो क्या बात कर रहा होगा सेक्रेटरी जिसकी वजह से उसको निकाला? क्यों दूसरी तरफ भी आपने लाके वो लोग बिठाए जो हाजिर सर्विस थे उस वक्त IMF के और वर्ल्ड बैंक के? क्या मसला है? देखिए 2014 में आप इन लोगों को समझाते थे कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपको 2014 में और अब में आपको क्या मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, मैं देखें, अब मेरा मुकदमा जो है ना, मैंने इसी वजह से पूरी फ्रेमिंग मुकदमे की, मैंने समझा आपने कुछ और सवाल पूछे। मेरी फ्रेमिंग है कि हर हुकूमत चलती है अपनी लेजिटिमेसी की बुनियाद। अच्छा, ठीक है। अगर अवाम की नजर के अंदर वो एक लेजिटिमेट हुकूमत है तो वो चलेगी। अगर अवाम की नजर में वो एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, वो एक ऐसी हुकूमत है जिसने आमराना रवैये से इस्तेहसाल करके बूढ़े लोगों की कमर तोड़ दी है, तो उसकी लेजिटिमेसी का बोझ कोई नहीं उठा सकता। इनके साथ इनकी जमातें हैं ना इल्हाक में, 4 वोटों से हुकूमत, 4-5 वोटों से हुकूमत कर रहे हैं, जितने भी वोट हैं। पंजाब में 3-4 से कर रहे हैं, यहां पे 7-8 से कर रहे हैं, वो आपको एग्जैक्ट नंबर्स पता होंगे। अब जिन लोगों ने इलेक्शन लड़के आना है और हर दफा सिलेक्ट होकर नहीं आना, उनके ऊपर वोट का बोझ नहीं है। अच्छा, तो जब वो अवाम की शक्ल देखेंगे, इस अवाम का हजूम देखेंगे, पहले तो उनकी टांगे थर-थर कांपेंगी कि जब हम गली में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे वोट मांगने, तो लोग हमें गिरबान से पकड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो वहीं पे इनकी हुकूमत उल्टेगी। 2014 और 2020 में जो है वो 2014 के अंदर भाई मेरे हमारी मेजॉरिटी थी, ये तो स्किन ऑफ द टीथ के साथ हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी का फर्क था जी। शिबली फराज साहब, यही फर्क है 2014 और वहां पर जो है वो होता है, धरना होता है, लॉन्ग मार्च होता है या इस्तीफे आते हैं, और 2020 में जहां पर जो है वो लॉन्ग मार्च, इस्तीफे और धरना हो सकता है। पहली बात तो ये कि मैं आपके इस प्रोग्राम पे एहतजाज करता हूं कि आप मुझे टाइम कम दे रहे हैं और आप वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे हैं, पहली बात। सर टाइम है, सर बिल्कुल मेरे से ज्यादा वक्त मैंने थोड़ा ले लिया, मैं माफी चाहता हूं। ऐसा काम नहीं करें, रिस्पेक्ट योर गेस्ट। टाइम इज योर सर, आप 2 लोग हैं, मेरी तो पूरी कोशिश है कि उनसे भी सवाल हो, वो भी तफसील के साथ बात करें, आप भी पूरी तफसील के साथ जो है वो जवाब दें। जी सर, अगर कोई गलती है तो मैं, मेरी तरफ से माजरत है अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है, मगर ये कि मेरी पूरी कोशिश है कि आप दोनों अपनी मुकम्मल बात करें, अपनी बात करें और तफसील के साथ बात करें। देखिए मुझे बड़ा अफसोस है, एक बात है रहमान अजहर, मुझे एक बात बड़ा अफसोस है, इस सारी जो बहस है इसमें मैंने नहीं सुना आपसे ये सवाल पूछना इनसे कि आप इनसे ये पूछें कि आप 2014 की बातें करते हैं, आप 2016 की, 2020 की बातें करते हैं, आया ये जो वक्त है 2020 जिसमें कि सारी दुनिया को एक वबा ने अपनी लपेट में ले रखा है, जिसमें लाखों अमवात हुई हैं, इस मुल्क को अल्लाह ताला ने और हमारी हुकूमत ने एक बेहतरीन हिकमत अमली से उस नुकसान से, उन अमवात से, उस इकोनॉमी के कलैप्स से बचाया जिसके शिकार दूसरे ममालिक हुए हैं, बशमूल हमारे हमसाए इंडिया के। ऐसे हालात में काश आप ये सवाल पूछते कि जी आया वो हालात नॉर्मल हालात हैं, आया ये दौर है जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, टर्की जैसे मुल्क में कर्फ्यू, और यूरोपियन ममालिक में, और ऐसे ममालिक जिनका के जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो हमसे 100 गुना बेहतर है,
अस्पतालों में जगह नहीं है, अच्छा, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स नहीं है। ऐसे हालात में अवाम को ऐसे खतरे में झोंकना, उनको इज्तिमाई खुदकुशी पे मजबूर करना। अभी तो ये 2 आंसुओं की बात कर रहे थे ना, एक खातून के 2 आंसुओं की बात कर रहे थे, लेकिन ये उन आंसुओं को नहीं देखेंगे जो अमवात के जरिए लाहौर में ये कर चुके हैं, जो पिशावर में ये कर चुके हैं, और अभी वजिद है कि ये लाहौर में। आप मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं, इसको मोरालिटी कहते हैं, इसमें इसको सेल्फ हाईएस्ट एग्जाम्पल आप करें, अच्छा, कि जिसमें के लोग मर रहे हैं, रेट इसकी जो ग्रोथ है वो सबसे बढ़ गई है। उन हालात में ये ऐसी बातें कर रही हैं जैसे कि दुनिया नॉर्मल है। और ये जो है तो मैं शिबली साहब ये सवाल डॉक्टर साहब के सामने रखता हूँ, इनका तो जिम्मेदारी वाला सवाल है, बट ये अब ये रैलियां जो है फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, लाहौर में आने वाले दिन में इनकी रैलियां हैं, ये क्या हुकूमत ने फिर क्या सोचा है? क्योंकि बतौर हुकूमत जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, तो फिर इनको किस तरह से डील करेंगे? देखिए, शिबली बरार साहब आवाज आ रही है? हाँ, इससे तो फैसला होना चाहिए कि पूरी कौम अच्छा, मेरा ख्याल है सर आपकी कुछ ऑडियो का जरा प्रॉब्लम है, बट मेरे पास टाइम भी अब कम है, अगर आपकी इजाजत हो मैं ये फाइनली, क्योंकि आपने सवाल। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।